बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफे राज और या मकबूल जान के साथ। अलविदा जनरल बाजवा, अलविदा जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान अफवाज के सरबराह। उनके 6 साल मुकम्मल हुए। उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, उनकी लेगेसी क्या रही, इस सब पे बातचीत करेंगे उरिया साहब से। लेकिन सबसे पहले बहुत से सवालात हैं। सबसे पहले आज मैं आपसे दोबारा आपको आपके ख्वाब के पास लेके जाना चाहूँगा। नहीं, मेरा ख्वाब तो पहली बात यह है कि वहाँ से आगाज़ करेंगे। पहली बात मैं देखिए जनरल बाजवा को वैसे डिस्कस करें तो उसके अंदर से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। देखिए जनरल बाजवा 6 साल यहाँ उन्होंने वक्त गुजारा है और 6 साल के अंदर आप खुद देखें कि उन्होंने कम से कम 5 वज़राए आज़म देखे हैं। 5 चार मुंतखब, एक निगरान, एक वो वाला जो थे जस्टिस जो थे, और में शायद खकान अब्बासी भी हैं और नवाज शरीफ भी हैं और उसके बाद इमरान खान भी हैं और हज़रत शहबाज शरीफ भी हैं। और बहुत कम आर्मी चीफ़ होते हैं जो कि इतने वज़राए आज़म देखते हैं जब वो सिर्फ आर्मी चीफ़ हों, वरना जब वो सदर होते हैं तब तो उनको जितने मर्ज़ी बना लें वज़ीर आज़म, जिसको चाहें बना दें। वाहिद उन लोगों में से हैं कियानी के बाद जो इतना लंबा टेन्योर लिया। और जनरल कियानी के टेन्योर के बारे में तो ज़ाहिर बात है कि वो जिस तरह उन्होंने टेन्योर को आगे बढ़े, एक्सटेंशन मिली, सब कुछ हुआ, उसकी मनूवरबिलिटी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिकन खुद चाहते थे कि उसको कंटिन्यूशन उनकी मिले और मुशर्रफ की लेगेसी चल रही थी और मुशर्रफ की लेगेसी को अमेरिकन कंटिन्यू करना चाहते थे। बाजवा जब आए हैं तो उस वक्त ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका हुआ था, राइल शेव का पीरियड भी ख़त्म हो चुका हुआ था। बाजवा को आते ही जो सबसे अहम तरीन मसला फेस करना पड़ा वो ये था कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम था जो कि साजिद मीर साहब ने लगाया था कि शायद एक आदमी इसमें से कादियानी भी हैं। तो उस दौरान ही मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब वो इस इल्ज़ाम के साथ साथ फिर आसिया मसीह वाला केस और फिर एक फतवा चल पड़ा था खादिम हुसैन रिजवी साहब के एक साथी थे अफसल कादरी साहब कि जो शख्स भी है जिसको चाहे वो कत्ल कर दे अगर गनमैन है तो। उस दौरान मेरी उनसे बड़ी पहली मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात थी उनके घर पे खाने का। और वो तकरीबन 2-2.5 घंटे मुलाकात हुई, बड़ी लंबी, जिसे कहते हैं फ्रैंक मुलाकात जिसे हो सकती। तो मुझे दरवाज़े पर रिसीव किया, अंदर लेके गए, हॉल था, उस हॉल के अंदर बाकायदा शुरू का जो जिसे एंट्री का लॉबी जिसे कहते हैं उसके अंदर उनकी तस्वीरें लगी हुई थी ख़ास तौर पे, और तस्वीरें खाना काबा में दाखिल हो रहे हैं। मुझे पूछा, पहला सवाल है आप हज किया? मैंने कहाँ गया? अंदर तो नहीं जाने का इत्तेफाक हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। कहने लगे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था। फिर उसके साथ गुफ्तगू जब शुरू हुई तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि चाहते हैं कि मैं शायद एक कन्फर्मेशन कर लूँ कि मैं कादियानी। मैंने कहा एक बात मैं पहले बता दूँ कि आपके बारे में मुझे मौलाना ज़ाहिद राशिदी से बता दिया था पहले भी कि आपके वालिद उनके पड़ोसी रहे हैं और गखड़ में थे और आपके वालिद कादियानी नहीं थे, बल्कि बहुत कम बाजवा कादियानी उनमें से एक आपके वालिद भी थे। तो इसलिए मुझे कोई ऐसी आप पे कतन शक की बात नहीं है और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो चीज़ है इसको मैं ज़ाइल भी कर दूँ, क्योंकि नॉर्मली किसी शख्स के बारे में सच की गवाही देना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप रफ़ीक वराइश को जानते हैं? मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में प्रोड्यूसर होते थे, मेरे ख्याल जनरल मैनेजर भी बाद में हुए थे, मेरे सगे मामू हैं। मैंने कहा मैं उनको भी जानता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि आपके सगे मामू हैं। तो इस दौरान फिर गपशप और भी लंबी चौड़ी चलती रही। तो फिर मैंने जिक्र करते करते बताया कि मैं बहुत पहले से आपको का नाम मैंने सुना था। तो कहते हैं कि कैसे सुना था? तो मैंने कहा कि मैं एक ज़माने में एक प्रोफेसर शहजाद साहब ने एक ख्वाब देखा था। तो प्रोफेसर शहजाद साहब हुआ ये था कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बैचमेट भी हैं, एक ब्रिगेडियर साहब जो थे वो आ रहे थे यहाँ पर अपने दोस्त के एक और ब्रिगेडियर के पास जो कि बलोच रेजिमेंटल सेंटर के इंचार्ज थे। तो वहाँ एक प्रोफेसर साहब आए थे, प्रोफेसर शहजाद साहब। तो प्रोफेसर शहजाद साहब ने उस वक्त में राइल शरीफ नया साल एक हुआ था, बना था। प्रोफेसर साहब ने बताया था कि मैंने एक ऐसी सूरत हाल देखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मौजूद हैं, तो हज़रत उमर जो हैं किसी एक जर्नैल को लेकर जो कि बाजवा है, तो उसको कुछ चीज़ देने चाहे की कोशिश की है, तो उसने लेफ़्ट हैंड से पकड़ी है और पकड़ने की कोशिश की, जिस हज़रत उमर ने उसको डांटा है। तो फिर कहते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि शायद चीज़ दे दी गई है, ये नहीं पता कि लेफ्ट में पकड़ी है राइट, लेकिन दे दी गई। ख्वाब ये था टोटल। आपका कोई बाजवा है?
तो हमारे पास तो 4 बाजवे हैं। तो उन्होंने फिर उनकी तस्वीरें ला के उनको दिखाई कि ये लंबी पूरी तस्वीरें दिखाएं, का ये लगता है, यानी इतनी डिटेल किस्म की ख्वाब थी। अब इस ख्वाब की इंटरप्रिटेशन जो है वो बड़ी ट्रिकी किस्म की थी, लेकिन कहते हैं कि फिर उसके बाद बाजवा साहब की मुलाकात कराएगी प्रोफेसर शहजाद साहब से, और वो वहाँ पर प्रोफेसर शहजाद साहब जहाँ पर वो मिले उनसे बाजवा साहब से, तो बाजवा साहब ने पूछा कि क्या, उसने कहा मुझे लगता है फिर कि शायद आपको फ़ौज की कमान मिल जाए। तो उस वक्त तो कोई बात सोच भी नहीं सकता था। तो फिर प्रोफेसर साहब को पकड़ के सुनाया कि ISI वाले ले गए और बहुत मारा बेचारों को, और वो फिर मुल्क ही छोड़ गए, यहाँ रहने नहीं लगे। लेकिन मैं नहीं हो, उनकी कमांड उनको मिल गई और वहाँ आ गए। अब ये ख्वाब बड़ा अजीब व गरीब है, इसमें कोई अहले ख्वाब जानता है। इस्लाम में ना 2 बुनियादी तौर पर तरीके हैं बताने के, अहले यमीन और अहले शिमाल, दाएं हाथ के लोग और बाएं हाथ के लोग। तो ये बड़ा समझने वाली चीज़ थी कि क्या उस वक्त, तो हम अक्सर लौकात नहीं समझते, शायद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तलवार दी। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी तौर पर हमारे सूफिया की नज़रों में ये है कि वो इस पाकिस्तान की फ़ौज हो या पाकिस्तान उसके मामलात के अंदर सूफिया कहते हैं ख़ास नज़र रखते हैं। तो ज़ाहिर बात है इनकी किस्मत में लिखा हुआ था कि उन्होंने आर्मी चीफ बनना है, तो शायद उनको ये बताया गया कि नहीं, अगर आप इसको लेफ़्ट की तरफ से चलाओगे तो गलत हो जाएगा। वही हुआ कि 6 महीने में वो एंड पे वो सूरत हाल, वो ताबीर जो है एग्जैक्टली वही हुई कि वो उनका अपना रुझान जो था वो इसके साथ गलत था, और वो आखिरी 6-8 महीने जो हैं वो इतनी बड़ी इज्जत लेते 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 आप देखें एक कैसी लेगेसी छोड़ के चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी दफ़ा मेरी उनसे जो तफसीली बात हुई है वो हुई है टेलीफोन के ऊपर, और वो उस वक्त हुई है कि जब तहरीक लब्बैक का मार्च जो था वो निकला था, मैं उसमें नेगोशिएशंस में था, और मैंने उनकी नेगोशिएशन जो थी वो तकरीबन इमरान खान के साथ मुकम्मल करवा ली थी, और वो यहाँ अपना जुलूस जो था ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन आई नो कि किन लोगों ने उनको निकाला, और निकाल के फिर उनके साथ गोलियाँ चली, फिर वो चनाब के दरिया पे जाके कैंप लगा के बैठ के तो आगे जाना चाह रहे थे। तो उस वक्त कुछ लोगों ने चाहा था कि मैं उनको, उस वक्त बाजवा साहब की मेरे साथ को 20-25 मिनट फ़ोन पे बात हुई, और मुझे उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद की कब्र के पास खड़ा हूँ, तो मैं झूठ नहीं, वो भी लंबा एक दास्तान है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता। क्या उसमें बहुत गिला था उनको, कुछ सियासी पार्टियों से भी गिला था कि ये मेरे खिलाफ बकायदा महाज बना के ये लेके जा रही हैं, और उस ज़माने में आपको पता ही है कि कौन सियासी पार्टियाँ उनका नाम ले रही थी, और किसने गुजरांवाला में क्या कहा था, और उनको बड़ा उस पर नाम ले लेके इन्होंने। उसके बाद मेरी कोई ऐसी मुलाकात नहीं, मेरे बेटे की शादी खुद नहीं आ सके थे, किसी उनको बंदे को भेजा था, बकायदा एक शानदार गिफ्ट भी, उसके बाद जो होता है सारा कुछ वो भी उन्होंने दिया था। ये इतनी सी मुलाकात, लेकिन ये मेरे ज़ाती ताल्लुक है। लेकिन बाजवा साहब को ओवरऑल अगर आप एनालाइज करें तो बाजवा साहब का एक रोल बहैसियत आर्मी चीफ के कुछ अर्सा जैसा भी था, वो एक रूटीन की आर्मी चीफ वाला था, लेकिन उन्हीं के दौर में पनामा आया, बल्कि पनामा उससे पहले आ गया था। पनामा उनको विरसे में मिला, पनामा राहील शरीफ के ज़माने में आ गया था, और आप देखें कि राहील शरीफ भी उस पनामा को रोक नहीं सका, पनामा का एक फ्लो था। जो शख्स ये समझता है कि पनामा रुक सकता था वो बड़ा गलत समझता है। पनामा इंग्लैंड में नहीं रुक सका, पनामा किसी और जगह में नहीं रुक सका, पनामा हर जगह पर रुकना था। और पनामा का मामला इस हद तक अजीब व गरीब था कि आप खुद सोचें कि पनामा की पेशबंदी करने के लिए नवाज शरीफ ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी कि अपने बेटे को जावेद चौधरी के पास भेजा और उसको कहा वहाँ जाके उसको इंटरव्यू दो, और उस बेटे ने वहाँ आके एक्सेप्ट किया कि जनाब मेरे दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं और मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ये है। उनको पता चल गया था कि पनामा जो है वो क्या कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे, उमर चीमा थे, जो कि उस वक्त सारे का सारा उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो उसको एक लेगेसी मिली थी, उस लेगेसी को फिर उन्होंने उसको कंटिन्यू करवाया, वो सारा कुछ किया। इस दौरान इमरान खान जो थे वो उस वक्त वो बन चुके हुए थे। पनामा के साथ हमारे पास डॉन लीक्स भी आई, फिर हाँ डॉन लीक्स भी उन्हीं के ज़माने में हुआ। लेकिन वो आप देखेंगे नवाज शरीफ की नवाज शरीफ का रुखसती इन्हीं के ज़माने में हुई, इमरान खान का आना इन्हीं के ज़माने में हुआ। बल्कि मुझे जिस तरह याद है कि मैंने उन्हें कहा कि इमरान खान नया नया आया था, तो एक मुलाकात मैंने कहा कि इमरान खान जो है वो जो है मुझे कह रहे तो मैं मिल के आया हूँ, तो मैंने से कहा कि उन्होंने मुझे जो है वो कादियानी बना दिया है लोगों ने जो वो। तो इमरान खान का तुमने तो फिर कादियानी मुझे यहूदी बना दिया। तो मैंने कहा इमरान खान की शुरू में मैं बहुत चाहता हूँ कि इमरान खान को कुछ गाइड करूँ, कुछ बात करूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस है सिविल सर्विस का और उसको कोई नहीं बताएगा
तो मैं एक दफ़ा बात इमरान ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद इमरान से, जब से इमरान इक़्तिदार में आया है, इमरान के लोग नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूँ। तो मुझे बाजवा साहब ने कहा कि मुझे बता दिया करो, मैं उनको कह दिया करूँगा। लेकिन ऐसी फिर नौबत कभी नहीं आई। हर बंदा जब इक़्तिदार में होता है तो लेकिन इमरान खान को अगर गाइड करने की बात हो तो चीन, अमेरिका, सऊदी अरब से जो ताल्लुकात रहे इमरान खान के, बहुत ज़्यादा क्लेम ये किया जाता है, जो बाजवा डॉक्ट्रिन भी है उसके अंदर के बाजवा ने लेड किया इन सारी नेगोशिएशंस को, बातचीत को। इमरान खान का खुद कुछ नहीं था, वो तो बच्चा था। देखिए, इमरान खान वाकई बच्चा था, और इमरान खान, इट्स नॉट ओनली बाजवा कि जो इमरान खान को उस तरफ ले जाता था। इमरान खान हर किसी की बात सुन के उसके पीछे लग सकता था। लेकिन इमरान खान अब बहुत बदल गया है। इसके 3-3.5 साल की इंटर्नशिप ने उसको बहुत सिखा। देखिए, इमरान खान ने कभी ज़िंदगी के अंदर टेबल के उस तरफ बैठ के भी काम नहीं किया। देखिए, नवाज शरीफ है ना, ये शहबाज शरीफ है, इन्होंने इनकम टैक्स अफसर के दरवाजे के बाहर बैठ के ज़िंदगी देखी हुई है कि कैसे उसके साथ टैक्स रिटर्न दाखिल करनी है। इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर को देखा हुआ है, इनको पता है ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करती है। इन्होंने ISI के मेजरों के साथ काम किया हुआ है, इन्होंने जनरल जिनानी के तोहफे दिए हुए हैं, बाकी सबको पता। और फिर फिनांस मिनिस्टर से ये उठ के आहिस्ता आहिस्ता चलते थे, इनको एक एक चीज़ों का पता है। अब देखें ना, नवाज शरीफ के जो 4 मेजर दोस्त थे, उनमें से सिर्फ एक सईद मेहदी था जो बचा था, बाकी चारों को उसने पहले 3 जो थे उसको आउट कर दिया। एक को नवीद आसन था, उसको जनाब उन्होंने जेल में बंद किया, वही बेचारा फौत हो गया। एक को नरकाना भेज दिया, एक को रात को GR से बाहर निकाल दिया, घर से उठा दिया। उसको पता था कि ये सारे कल को मिसाइल, ओ नवाज क्या हाल है, ठीक है, ठीक, वो करते भी ये थे, फिनांस मिनिस्टर साहब क्या हाल चाल है। इमरान खान का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इमरान खान का आप खुद सोचें कि इमरान खान का जनरल पब्लिक लाइफ का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एचिसन से उठे, वहाँ चले गए, वहाँ जाके क्रिकेट खेलते रहे, और यानी यंग एज में जो बंदा हीरो बन जाए उसका एक्सपोजर कम हो जाता है। जिस बंदे के 20-25 साल की उम्र में, खालिद महमूद साहब बताते हैं कि इंडिया के जो होटल के अंदर बाकायदा 5 स्टार होटल में औरतों को डिस्पर्स करने के लिए लाठीचार्ज किया जाता हो, उसने पब्लिक लाइफ क्या गुजारनी है। तो फिर उसके बाद वो बाकी उसकी वो थी जो उसकी डेडिकेशन थी, उसके बाद क्या बात है शौकत खानों वाली, वो भी इसकी पब्लिक लाइफ वाली बात नहीं थी। इसीलिए मैंने इमरान खान से कहा भी करता था कि आपको एक सेक्शन अफसर काफ़ी है आपको घुमाने के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने 12 उसके बाद, इसलिए बाजवा साहब जो थे वो उसको लेके चलते थे। और उसमें एक लर्निंग इमरान खान में ये भी है कि लर्न करता है, सीख लेता है, सीखता है, इसलिए वो सऊदी अरब में भी पीछे चल पड़े, अमेरिका में भी पीछे चल पड़े। हालांकि आप देखें कि बाजवा साहब 6 साल रहे हैं, ये वाहिद आर्मी चीफ है जिनको अमेरिका ने बिल्कुल आखिर में आके बुलाया, उससे पहले बुलाया ही नहीं था। और मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि भाई साहब आप चले जाओ, काफ़ी हो गए, अब आप पॉपुलर आर्मी चीफ नहीं रहे, अब चले जाओ। वाहिद आर्मी चीफ है जिसको ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया अमेरिका ने। आप खुद देखें कि क्या हमेशा से वही रही है, सारे इनवाइट होते रहे, राइल चीफ इनवाइट होता है, सब इनवाइट होते, ये वाहिद आर्मी चीफ थे जो नहीं इन्वाइट होते। तो एक तो इनका ये था कि वो चलते रहे, चलते जाते वापस चले जाते, 6 साल पहले भी चले जाते थे। आखिरी दफ़ा जब उन्होंने एक ख़ास इवेंट पे, मुझे लगता यह है कि वो जट दा खड़ाक वाली जो बात है ना वो हुई है, उन्होंने इसको एक पर्सनल इशू बनाया है। यौम दिफा की आप बात कर रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने आखिरी स्पीच की है? नहीं, ये जो पूरे का पूरा 8 महीने का आखिरी 8 महीने पूरे, ठीक है, उसमें उन्होंने इसको पर्सनल। अब देखें, पाकिस्तान में मैं कह दूं टीवी पे बैठ के कि ये PDM की हुकूमत खुद बन गई, ये खुदरो पौधा है, तो मैं कह तो चाहूँगा, लेकिन क्या गवादर में बैठा हुआ बंदा, कोयटा में बैठा हुआ बंदा मान लेगा कि ये 13 पार्टियाँ एकदम खुद ब खुद इकट्ठी हो गई हैं? चलो आप कहते हैं कि खुद ब खुद इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन क्या ये पब्लिक कंजम्पशन में ये बात मनवाई जा सकती है? नॉट एट ऑल पॉसिबल नहीं है। जबकि आपसे पहले यही पार्टियां जो हैं पूरी शिद्दत से कह रही थी कि ये लाया उसको है, हम पर लाएगा, हमारे पीछे हाथ होगा तो हम उसका अदम एतमाद लें। उनको तो जिधर लगा दिया, अदम एतमाद का बहुत बड़ा झगड़ा था। तो एक तो ये है कि इस पर्सनल वेंडेटा के अंदर उन्होंने ज़ाती तौर पे इस मामले को लिया, और फिर उसके बाद एक ऐसी सूरत हाल बनी कि जिससे बाजवा साहब की जो लेगेसी है वो बड़ी गलत निकली है। मैं आपको बात बताऊं, हमारी एजेंसीज जितनी भी हैं ना, जो कुछ भी हैं, ये रुथलेस हैं, इनको लगाम डाल के रखना पड़ता है। ये जैसे जैसे काम करती हैं, खा पुलिस हो, खा FIA हो, खा CTD हो, खा ISI हो या कोई और एजेंसी हो, ये सारी इनके अंदर एक रुथलेसनेस का, एक जुल्म का, एक गैर इंसानी सूरत हाल का कीड़ा होता है।
मुझे याद अच्छी तरह के थानों के अंदर जा के मैं इंस्पेक्शन करता था, यार क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ किया करो यार, क्या करते हो। किसी को उल्टा लटकाया होता था, किसी को रूला फेरा जा रहा था, जाके निकालना, रात को उठ के सोचना यार पता नहीं किसी के साथ क्या कर रहे हैं। तो कुछ नहीं सर होता, इसके बाद ये चोर हैं, चोर उसके बाद मांगते हैं। जेल में जाना, आप खुद सोचें कि एक जेल में हम गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, चीफ मिनिस्टर होते थे, कि जुलाई के अंदर जैकोबाद के अंदर 9 फुट के अंदर टीन की छत के नीचे बंदे रखे हुए थे। आप खुद सोचें कि क्या कैसे ज़िंदगी, वो आप क्या समझते हैं उनको मेहमान बुला रहे हैं, एक गैर इंसानी सूरत हाल होती है। हुआ क्या, इस 6 महीने के अंदर जब वो पर्सनल वेंडेटा इकट्ठा हो गया, यानी 13 की 13 पार्टियां इमरान खान के खिलाफ, और उसके साथ साथ बाजवा साहब का भी अपना एक पर्सनल ईगो क्लैश आ गया, तो उसमें हुआ ये फिर अरशद शरीफ का वाक़या हो गया, फिर उसके बाद शहबाज गिल का वाक़या हो गया, फिर उसके बाद साथ आज़म सवाती का वाक़या हो गया, फिर उसके बाद 25 मई आपने जाने दिया जैसे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस सारे सिनेरियो के अंदर आपने इस लड़ाई में, आप कहते हैं ए पोलिटिकल हो गए थे। आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त इमरान खान उस वक्त खेल रहा था आखिरी दिन जाने के लिए, जब स्पीकर कह रहा था कि मैं असेंबली में हम करते हैं, हम गवर्नमेंट चले गई, अब जाने देते, इलेक्शन हो जाता, शायद आपकी इज्जत बच जाती, लेकिन आपने प्रिजनर वैन भिजवाई, आपने बाकी काम करवाए, लोग नहीं मानेंगे ना। लेकिन अब बाजवा साहब चले गए हैं, अब लोग खुल के बोलेंगे, ठीक है। अब बल्कि हो सकता है आपके अपने फौजी अफसर खुल के बोलें। फिर पाकिस्तान की आर्मी के अंदर खुसूसन रिटायर्ड ऑफिसर्स, कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान की आर्मी में ऐसा हुआ था कि रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं और आप उसके लिए प्रेस क्लब बंद कर दें, ताले लगा दें, उनको तकरीर न करने दें, उनको बोलने न दें। और आप किस हद तक आपका इस दुनिया के अंदर राब्ता नहीं कायम था कि आप जो है, राब्ता टूटा हुआ था कि आपको नहीं पता था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है यूट्यूब पे आ जाएगी, वो देखना शुरू। तो बाजवा साहब ने जाते हुए 2-3 काम ऐसे किए हैं। एक तो उन्होंने पब्लिक के ऊपर बड़ा एहसान किया है, और पब्लिक का एहसान ये किया है कि आप इवन लिखने वालों का भी एहसान किया है कि उन्होंने खौफ उतार दिया। अब वो कहते हैं इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे, किसी से इससे ज़्यादा क्या कर लो, मैक्सिमम अरशद शरीफ ही है ना। तो अब देखें, आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने जर्नलिस्ट मरे हैं, लेकिन बाजवा साहब की ज़िंदगी में जर्नलिस्ट जो मरा है वो हीरो है, उसके लाखों का जनाजा है, और उसके जनाजे में नारे किसके लगे, किसी और के नहीं लगे। तो इसका मतलब पैदा क्या हुआ है, बाजवा साहब के आने से पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फौज के आगे एक रेत की बोरी होती थी, उसका नाम होता था सियासतदान। तो गोलियां उस रेत की बोरी को लगती थी। बाजवा साहब के आने की वजह से हुआ है कि रेत की बोरी उतर गई है, अब वो फौज सामने का आके आई है। यही वजह है कि जिस कोर कमांडर के घर के सामने अगर किसी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता था तो आगे जाके गाड़ी खड़ी करता था, उसके साथ नहीं खड़ी करता था, उसके सामने लोगों ने नारे लगाए हैं। देखें, एक बात बताऊं, मैं शायद लंबी बात हो रही है, एक नस्ल जो है वो एक इमेज लेके उठती है, और वो इमेज कम से कम 20 से 25 साल तक कायम रहता है। इस वक्त जो बच्चा 18 साल का है और 35 साल के दरमियान है, वो इस वक्त जो इमेज लेके निकला है उसको ज़ायल करने के लिए आपको मुद्दतों लग जाएंगे, अनलेस के कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए, को पाक इंडिया जंग हो जाए, कुछ और चीज़ हो जाए कि ज़रूरत पड़े, मतलब इन रूटीन के अंदर आप नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये है कि आप हर जगह मौजूद हो गए हो, आप THA हो, आप कंटोनमेंट हो, आप आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हो, आप नूरपुर का बटर हो, आप फौजी फर्टिलाइज़र हो, आप सब कुछ हो, आप लोगों के सामने हो, लोग आपको देखते हैं, लोग आपके बड़े बड़े 2-2 ढाई मरबों पे मज़ारे कैसे से काम करते हैं, लोग आपके घरों में किराए में रहते हैं, लोग आपके प्लाजों में दुकानें लेते हैं, लोग आपको ज़िंदगी गुजारते देखते हैं, लोग आपकी गाड़ियाँ देखते हैं। ऐसी बात जब होती है तो फिर उसके बाद सोचता यह है कि फिर आपको खामोशी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हुआ ये है कि आपने वो बड़ी खूबसूरत उसका शेर है कि अपना खुद हुस्न खुद भी को खुदारा कर दिया, क्या किया हमने कि इज़हारे तमन्ना कर दिया, और जिससे बचकर चल रहे हो रूबरू आ जाएगा, मेरे सारे ख्वाब तेरे चश्मे तर रह जाएंगे। रूबरू आ गया है, वो जो फासला था, वो जो हिजाब था, बाजवा साहब की वजह से वो हिजाब ख़त्म हो गया है, और ये हिजाब ख़त्म होना अच्छी बात नहीं थी, और लोगों को जो डिफरेंस था वो नज़र आ गया। वो जो शाहाना लाइफस्टाइल एक तरफ लोग देखते थे और खामोश रहते थे, वो जब सियासतदान बीच में छलनी हो गए और बीच की दीवार ख़त्म हो गई,
तो जो अफवाज का चेहरा नज़र आया वो कुछ ठीक नज़र नहीं आया। और ये साहब ने जो 18 से 35 साल की नस्ल की बात की, आप ये सोचिए कि वो 18, 20, 22 साल की जो जवान नस्ल जब बड़े होंगे वो अपनी आने वाली औलाद को क्या सबक पढ़ाएंगी। डरना चाहिए आने वाले वक्त से। बाजवा साहब को जाना था, जा चुके, क्या अच्छा क्या बुरा वो आपने ख़ुद फ़ैसला करना है। उनके पहले 5.5 साल एक तरफ, उनका डॉक्टराइन एक तरफ, राहदारी, करतारपुर कॉरिडोर, ये सारा कुछ अलग है। लेकिन अरशद शरीफ शहीद, जो बाकी सब कुछ हुआ, उन सबको आप जानते हैं बेहतर, वो एक तरफ है। हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में क्या ये इमेज बिल्डिंग जो है वो बेहतर हो सकेगी या नहीं। मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।